हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति शास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2 यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण शॉर्ट आंसर में यानी कि 200 शब्दों में लिखने के लिए और भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए 500 शब्दों में। और ये जो आप लास्ट देखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका पता नहीं लगा कि किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, लेकिन ये पेपर मेरे पास आया था। और अगर आप इन सब का चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जस्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सर्च करेंगे उसके पेपर्स, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जो कि पूछे गए हैं। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पिक किए हैं और आप सभी के लिए इसका आंसर लाया हूँ, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार से उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही है। अभी आप आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले तो कांग्रेस के उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे कि राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से हुई, चेतना का उदय किस प्रकार से हुआ और उसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गठन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यानी कि ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं थी। इसके पीछे जो है थोड़ी सी प्लानिंग थी, और ना ही इसके जन्म का कोई विशेष कारण था, और इसके जन्म का कोई विशेष कारण भी नहीं था। वे सभी कारण कांग्रेस की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। यानी कि वे सभी कारण कांग्रेस की स्थापना के जिम्मेदार हैं, जिससे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे हुआ ये आगे हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे होता है? सामाजिक आंदोलनों से, यानी कि जो सुधार आंदोलन थे उनसे। तो यहाँ पे जो है आंदोलन से राष्ट्र में चेतना जगती है, और चेतना से ही जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। यानी कि ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपस में इंटरलिंकिंग है। यानी कि आंदोलन होता है तब चेतना जगती है, और चेतना जब जागती है लोगों की तब कांग्रेस का स्थापना होता है, उत्पत्ति होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई होती तो कांग्रेस की जगह पर कोई ना कोई ऐसी संस्था ले लेती, क्योंकि इसके कई कारण पैदा हो गए थे, उनमें से प्रमुख थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ना होती तो उसकी जगह पर जो है कोई और संस्था आती, लेकिन कोई ना कोई संस्था बनती, क्योंकि इसके कई कारण हो गए थे, जो कि उनमें से कुछ प्रमुख हैं। प्रमुख क्या है उसमें से? सामाजिक और सुधार आंदोलन। यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्र में चेतना जगाने के लिए कुछ आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आंदोलन पूछा जाता है तो आप आंदोलन लिखेंगे, और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो चेतना है वो किन कारणों से उदय हुई, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि धार्मिक कारणों से उदय हुई। और अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चेतना जगी। चेतना कैसे जगी? आंदोलन से जगी, और उसके बाद जो है कांग्रेस की उत्पत्ति हुई। अभी पूरे आंसर को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो है वो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। भारतीय जनता पर उनका बहुत प्रभाव था। भारत अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से बेहतर मानने लगे थे। यानी कि जो भारत में रहने वाले लोग थे भारतीय, वो लोग पश्चिमी जो सभ्यता थी, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे प्रसार करना चाहते थे उसको बढ़ावा दे रहे थे, उससे जो है बेहतर मानने लगे। ये आंदोलन मुख्य रूप से थे, यानी कि ये आंदोलन कुछ रूप से है जिनके बारे में आगे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो है ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, और ये जो है कई सारे आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हुए राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किए। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने क्या किया? सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया। आगे चलते हैं। आगे है आर्य समाज। आर्य समाज ने भी कई सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों को अंजाम दिया। तो यहाँ पे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। दयानंद पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियाज़ फॉर इंडियन का नारा दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि आर्य समाज एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण था, जिसे ब्रिटिश सरकार बुरी तरह देखती थी।
यानी कि यहाँ पे जो है पुनर्उत्पत्ति हो रही थी भारत की, यानी कि फिर से भारत जो है जो भी बुराइयाँ थी उनको ख़त्म कर रहा था और आगे बढ़ रहा था, विकसित हो रहा था। लेकिन इसे जो है ब्रिटिश सरकार जो है बुरी तरह देखती थी, क्योंकि यह जो है लोगों में एक समझ पैदा करवाते थे और लोगों को जो है जागृत करते थे। अब चलिए देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन में कहा जा रहा है कि इस मिशन संस्था की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी, यानी कि अपने रामकृष्ण परमहंस की याद में की थी। रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों के अनुसार सभी धर्म सत्य हैं, यानी कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं, इसलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में सद्भाव यानी कि प्रेम की भावना स्थापित करने का काम किया, यानी कि सभी के साथ जो है समान व्यवहार कीजिए, सभी धर्मों के साथ। स्वामी विवेकानंद ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया। जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, उनका मानना था कि सभी धर्म जो है सत्य हैं, सही हैं, इसलिए सभी धर्मों की इज्जत की जानी चाहिए, उसे समान रूप से मानना चाहिए। और इसमें इस कार्य को जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है आगे बढ़ाया। 1893 ईस्वी में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन, यानी कि 1893 ईस्वी में जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, में अपने भाषण के दौरान उन्होंने दुनिया के लोगों को यह महसूस कराया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता श्रेष्ठ और अनुकरणीय है, पश्चिमी सभ्यता केवल भौतिकवादी है। स्वामी जी ने भारतीयों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, देशभक्ति भावना का संचार किया। जब स्वामी विवेकानंद जो है गए थे 1893 में शिकागो में, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया, जिससे जो है पूरे विश्व के लोगों को ये बात पता चली कि जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही श्रेष्ठ है और अनुकरणीय है, यानी कि इसका अनुकरण करने लायक है। और पश्चिमी सभ्यता जो है केवल भौतिकवादी है, क्योंकि ये जो है भौतिक वस्तुओं को ही ज़्यादा मानते थे पश्चिमी लोग। इसीलिए जो है स्वामी जी के इन भाषणों से जो है भारतीयों में आत्मविश्वास हुआ, स्वाभिमान मिला और देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। लोगों के अंदर देशभक्ति की अलग जगी। अब चलिए देखते हैं अगला जो आंदोलन था वो किसने किया। तो यहाँ पे जो है थियोसोफिकल सोसाइटी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो भारत में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रचारित किया गया था। एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को महान बताया। उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो यहाँ पे जो है थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी उसको जो है एनी बेसेंट ने प्रचारित किया, और जो हिंदू धर्म था उसका जो है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बड़ाई की, उसे महान बताया, और इसमें जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पहला जो कारण था, यहाँ पे पहला कारण था सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। इसकी वजह से जो है चेतना जगी, और इसी चेतना की वजह से जो है आगे चल के हमें कांग्रेस की उत्पत्ति हुई, और कांग्रेस की उत्पत्ति से ही जो है आगे चल के कई सारे आंदोलन हुए और देश जो है आज़ाद हुआ। तो इसमें पहला हम लोगों ने देख लिया कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। दूसरा जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव ये क्या है। अंग्रेजी शिक्षा ने भी देश में राजनीतिक जागृति पैदा करने में योगदान दिया। देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के परिमाण स्वरूप राजनीति जागृत नहीं हो रही थी। अंग्रेजी भाषा ने इस कार्य को पूरा किया। इस भाषा के माध्यम से हमें विदेशों के बारे में जानकारी मिली और हमें पता चला कि दुनिया के अन्य देश कैसे स्वतंत्र हुए। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा थी यही जो है मूल चीज़ थी, जिससे कि हमें पता चले कि और देश कैसे स्वतंत्र हुए जो कि पहले गुलाम थे। क्योंकि यहाँ पे जो है किसी को पता नहीं था कि गुलामी क्या चीज़ होती है और इससे कैसे निकला जाए। जो मुगलों के काल से गुलामी चली जाती थी वो अंग्रेज़ों के गुलामी से एकदम अलग थी। अंग्रेज़ जो है आराम से गुलामी करवाते थे, मतलब वो लोग जो है नियम कायदे बनाते थे पहले शुरुआत में, और उसके बाद उसको लागू करके वो गुलामी करवाते थे। लेकिन जो मुग़ल थे वो डायरेक्टली आते थे, लोगों को मारते थे, पीटते थे और उन्हें गुलाम बनाते थे। तो यहाँ पे जो है इनका बहुत ही सिस्टमैटिक गुलाम करने का तरीका था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि अन्य देश भी गुलामी से आज़ाद हो रहे हैं और वहाँ पे जो है एक अच्छी सरकार की व्यवस्था हो रही है जो सबकी बातों को सुने। तो जैसे ही अंग्रेज़ी लोगों ने सीखी तो उन्हें जो है अन्य दुनिया के बारे में पता चला। राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, वोमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय राष्ट्रवाद के ये सभी दूत अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम थे। यानी कि ये सभी लोग जो हैं अंग्रेजी शिक्षा को पढ़े और अन्य देशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, क्योंकि सभी जानकारियाँ जो हैं ज़्यादातर जानकारियाँ अंग्रेजी में थीं। तो उनको जो है ये सभी लोगों ने पढ़ा और तब जो है इसका परिणाम हुआ कि आंदोलन हुए और भारत में राष्ट्रीय चेतना जगी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अपने हित में लागू किया था। यानी कि अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी को लागू तो किया था, लेकिन उसे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि जो है अच्छे तरीके से लोग अंग्रेजी समझ सकें और उनसे जो है अच्छे तरीके से जो है काम वगैरह कराया जा सके, ताकि वे सस्ते शिक्षित बाबुओं को प्राप्त कर सकें। देखिए आप यहाँ पे मिल गया वो कारण।
वो शिक्षित बाबू हो यानी कि जो भी कलर के काम होते हैं, यानी कि जो भी लेखा जोखा रखना रहता है, उन्हें बाबू कहते हैं, कि बाबू साहब जो कहते हैं उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। तो बाबुओं को कम शिक्षित लोगों को प्राप्त किया जा सके और सस्ते में, क्योंकि जो इंग्लैंड वगैरह से आते थे वो लोग ज़्यादा सैलरी मांगते थे, लेकिन यहाँ पे वो लोग ऐसा एक क्लर्क टाइप की पढ़ाई करवाना चाहते थे जिससे कि सस्ते में लोग क्लर्क के काम कर सकें और उनका फ़ायदा करा सकें। साथ अंग्रेजी सभ्यता का विकास करें, साथ ही साथ वो चाहते थे कि अंग्रेजी जो सभ्यता है उसका विकास करें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है चंगुल में अपने पकड़ सकें। हालांकि अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल रहे, वहीं दूसरी ओर भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा एक वरदान साबित हुई। यहाँ पे जो है अंग्रेज जो है अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं, उन्होंने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी, जिससे कि सस्ते में उन्हें यहाँ से बाबू यानी कि जो लोग क्लर्क के काम करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, वो लोग मिलने लगे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा जो है एक वरदान साबित हुई, क्योंकि इससे जो है और जानकारियाँ भी मिलने लगी। तो ये दूसरा कारण खत्म होता है। चलिए देखते हैं तीसरा कारण जो है। तीसरा कारण है लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीति क्या थी, चलिए देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि बुरे शासक अक्सर अनजाने में राजनीतिक प्रगति के विकास में लोगों के लिए वरदान बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कह रहे हैं कि बुरे शासक जो होते हैं, यानी कि जो गलत शासक होते हैं, गलत तरीके से शासन करते हैं, वो लोग अनजाने में राजनीतिक प्रगति के विकास में लोगों के लिए वरदान बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि राजनीति के लिए उन्हें राजनीति करने के लिए अच्छी तरीके से किसी देश को कंट्रोल में करने के लिए विकास करना चाहिए, जिससे सभी लोग समझेंगे और समझ के काम करेंगे। लेकिन यही विकास जो है उन पर भारी पड़ता है और लोगों के लिए वरदान बन जाता है, क्योंकि जब वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो लोग को दिमाग खुलता है, और जैसे दिमाग खुलता है वो लोग अपने अधिकारियों की मांग करते हैं। तो यही जो है अंग्रेजों ने गलती की, उन्होंने शिक्षा दी और उनको जो है ये बेकार का जो है उनको विरोध झेलना पड़ा, नहीं तो वो आराम से जो है गुलामी करते रहते हैं। निस्संदेह लिटन का शासन 1876 से 1880 ईस्वी तक लिटन भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि निस्संदेह जो है लिटन का शासन राष्ट्र चेतना के लिए जिम्मेदार था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लिटन था उसी के शासन की वजह से जो है राष्ट्र चेतना जगी, और ये जो है 1876 से 1880 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। लिटन का पूरा शासन दमनकारी और भारत विरोधी था। यह जो है बहुत ही ज़्यादा दमनकारी था, लोगों का शोषण करने वाला था और भारत के विरोध में रहता था। लिटन के निम्नलिखित कार्यों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। ये जो लॉर्ड लिटन थे, इसके गलत कार्यों ने ही जो है भारत के राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, यानी कि भारतीयों के बीच जो है राष्ट्रीय चेतना जगी, उन्हें अपने राष्ट्र को समझने लगे वो लोग और अपने राष्ट्र को आज़ाद करने के बारे में सोचने लगे। तो इसने जो है क्या क्या गलतियाँ की, चलिए देखते हैं। इसने पहले गलती की, नौकरियों में भेदभाव किया। भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखने के लिए भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षाएं केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी, जिसमें 21 वर्ष के बच्चे बैठ सकते थे। 1877 में इस उम्र को घटाकर 19 साल कर दिया गया, ताकि भारतीय लोग ICS नहीं बन सकें। इसके बावजूद सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष जैसे भारतीयों ने इस परीक्षा में सफल होने पर भी उन्हें यह पद नहीं दिया गया। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना भी जागृत हुई। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ICS की परीक्षाएं जो है इंग्लैंड में केवल होती थी और उसमें जो है 21 वर्ष के बच्चे बैठ सकते थे, लेकिन 1877 में जो है 1876 में इसका शासन चालू हुआ और 1877 में जो है ये हुआ कि 19 साल के लोग जो है दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो है भारतीय लोग ICS नहीं बन सके। ये ICS जो होता था पहले, जैसे कि आज का IS एग्ज़ाम होता है, वैसे तब जो है ICS होता था। इसके बावजूद जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष जैसे भारतीयों ने जो है इस परीक्षा में सफल होने के बाद भी इस पद से उन्होंने त्याग दे दिया, यानी कि इस पद को उन्होंने नहीं लिया। और यही देखकर जो है भारतीयों में राष्ट्र की चेतना की जागृति हुई कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतने बड़े पद को कैसे छोड़ दे रहे हैं, जबकि इस पद को पाने के बाद काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा होती थी। तो सभी लोगों को अपने देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंद घोष जैसे लोगों ने। अगला लॉर्ड लिटन की गलती देखती हैं, तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जातिगत भेदभाव। अंग्रेजों की जातिगत भेदभाव की नीति ने भी भारतीयों के दिलों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ घृणा भावना पैदा कर दी। अंग्रेज लोग भारतीयों को हीनता और घृणा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजों के मन में 3 बातें थी। एक यूरोपीय जीवन कई भारतीयों के जीवन के बराबर है। भ्रम और आतंक से ही भारतीयों पर शासन किया जा सकता है। अंग्रेज भारत में जनहित के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए आए थे। यानी कि जो अंग्रेजों के मन में कौन सी बातें थीं, तो पहला जो है एक यूरोपीय का जीवन जो है कई भारतीय जीवन के बराबर है। यानी कि कई भारतीय लोग का जीवन या जीवन स्तर हो या उनकी जान हो, तो उसमें एक यूरोपीय अगर मरता है तो समझ लीजिए वो जो है कई भारतीयों को के बराबर मरा है। यानी कि 10 भारतीय मर गए और एक यूरोपीय मर गया तो वो बराबर है, जबकि एक इंसान मरे तो वो एक इंसान की मौत के ही बराबर है। लेकिन ये लोग जो है भारतीयों को निम्न समझते थे और इनकी मौत को जो है कम वैल्यू देते थे।
भ्रम और आतंक से भारतीयों पर शासन किया जा सकता है, यानी कि भ्रम पैदा करो और आतंक करो जिससे कि भारतीयों पर शासन किया जा सकता है। अंग्रेज भारत में जनहित के लिए नहीं जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए आए थे। वो लोगों का जनहित यानी कि जन का हित नहीं करना चाहते थे, भारत के लोगों का हित नहीं चाहते थे, वो केवल जो है अपना व्यक्तिगत लाभ चाहते थे। अब चलिए देखते हैं अगला जो है क्या था, भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण किया गया। अंग्रेजों ने भारत के हर तरह से आर्थिक शोषण किए। मुक्त व्यापार की नीति अंग्रेजों ने अपने हित में शुरू की। भारत की दौलत इंग्लैंड तक घसीटने और पहुंचने लगा। विदेशी माल की जगह के लिए भारत के उद्योग और हस्तशिल्प को एक एक करके नष्ट कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश में गरीबी का साम्राज्य फैल गया। इसने राष्ट्रीय असंतोष को भी जन्म दिया। तो यहाँ पे अब देखिए कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने जो भारत को हर तरह से आर्थिक शोषण किया, यानी कि जो भी चीज़ें थी, जो भी कुटीर उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, जो लोग यहाँ के उद्योग करते थे, उनको जो है इन लोगों ने जो है बंद कर दिया, नष्ट कर दिया और अपनी टेक्नोलॉजी से जो भी चीज़ें थी उनको लाकर यहाँ पे बेचने लगे विदेशी माल को। स्वदेशी माल जो थे, स्वदेशी सामान जो थे, उनको इन्होंने बंद कर दिया और जो विदेश से बन के आता था उनको बेचा और वो भी ऊंचे दर पर बेचा, जिससे कि जो है गरीबी का साम्राज्य फैल गया पूरे देश में। यानी कि जो लोग ये सब काम करते थे छोटे मोटे, उन सभी के काम धंधे बंद हो गए और जो है इससे जो है लोगों के बीच जो है असंतोष की भावना फैल गई, क्योंकि लोगों को सामान बनाने ही नहीं दिया जा रहा है और वो लोग जब सामान बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसा माहौल था। तो इसलिए जो है लोग असंतोष की भावना पैदा हो गई और ये जो है राष्ट्रीय चेतना बनती है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगला देखते हैं भारतीय समाचार पत्र और साहित्य। अगला जो भारतीय समाचार पत्र और साहित्य है, ये किस प्रकार से जो है राष्ट्र को चेतना देता है और किस प्रकार से जो है कांग्रेस की स्थापना करवाता है, चलिए देखते हैं। भारतीय भाषाओं और भारतीय विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। यानी कि भारत की जो भाषाएं हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं, और भारत की जो विचारधारा है, जो लगभग ज़्यादा लोगों में सेम रहती है, तो इसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी, यानी कि इसको जो है और तेज बढ़ाया। शासन की त्रुटियों और दमन की नीति को उजागर किया। यानी कि जो शासन की त्रुटियां थी, जो कमियां थीं और उनकी जो है गलत तरीके से नीतियां थीं, उनको जो है उजागर किया, सबके सामने लाया। इन समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू, ट्रिब्यून आदि प्रमुख थे। यानी कि ये सारी जो पत्रिकाएं थीं, इन्होंने जो है लोगों के बीच जो है अंग्रेज़ों की जो भी करतूतें थे उनको जो है सामने लाया और जिससे लोग जानने लगे कि अंग्रेज जो है कितने गलत हैं। भारतीय साहित्य ने भी राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय साहित्य है, भारतीय साहित्य है, उसने जो है राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम की रचना से भारतीयों को एक नई जान फूंक दी। यानी कि ऐसी कविताएं और ऐसे गीत जो भारत के आंदोलन के समय लिखे गए, उन्होंने जो है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन के लिए एक तरह से शक्ति उत्पन्न कर दी। और जब लोग ये गानों को या गीतों को पढ़ते थे तो लोग जो है जोश से भर जाते थे और अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हो जाते थे। तो यहाँ पे जो है भारतीय समाचार और पत्र और साहित्य ने जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच एक चेतना पैदा की, लोगों को भी समझ डेवलप की, जिससे कि लोग भारतीय आंदोलन किए और जिससे कि जो है आगे चल के हमें आज़ादी मिली। आगे चलिए देखते हैं विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन। यानी कि भारत में जो आंदोलन हो रहे थे वो हो ही रहे थे, लेकिन विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो क्या थे। विश्व के क्रांतिकारी और राष्ट्रीय आंदोलनों ने भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित किया। यानी कि विश्व में जो आंदोलन हो रहे थे उसने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। यानी कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है स्वतंत्रता, पहले तो कोई भी देश स्वतंत्र हो, सभी को समानता मिले और बंधुत्व यानी कि भाईचारा जो है सभी में रहे, इस प्रकार का जो है संदेश जो है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने दिया। भारतीयों को अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरणा मिली। यानी कि भारतीय जो थे वो अमेरिका जो कि गुलाम था वो स्वतंत्र हुआ, तो उससे भी प्रेरणा मिली कि वो देश जब गुलाम था, स्वतंत्र हो गया, तो हम भी हो सकते हैं। 1861 और 1871 के बीच इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया आदि का एकीकरण हुआ। इन घटनाओं ने भारतीयों में यह भावना जगाई कि वे भी संगठित आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1871 जो था, तब जो है इटली, जर्मनी और रोमानिया, सर्बिया आदि जो है एकीकरण हो गए, यानी कि एक हो गए। और इस प्रकार के एक होने से जो है भारतीयों के बीच में भी यह भावना जगी कि वे भी संगठित होकर और आंदोलन करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तब के समय में जो है भारत जो है कई सारी रियासतों में बटा हुआ था और उन सभी में अलग अलग लोग राज करते थे, जिससे कि सभी लोगों के पास छोटे छोटे तनिक पावर थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हम सब एक हो जाएं तब जो है भारत जो है आज़ाद हो सकता है। तो इस प्रकार जो है विश्व के क्रांतिकारी आंदोलन ने जो है भारतीयों को जो है प्रेरित किया, जिससे कि वो भी तरह तरह के दिमाग लगाकर जो है आंदोलन करें और भारत को आज़ाद करें। अब चलिए आगे देखते हैं नौवां जो है इल्बर्ट बिल बहस। इल्बर्ट बिल बहस क्या है, जिससे कि हमें जो है राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति हुई। इल्बर्ट बिल बहस क्या कहता है, वायसराय लॉर्ड लिपन जो कि एक उदार और सक्षम शासक थे,
ने आपराधिक दंड विभाग में प्रचलित जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि लॉर्ड रिपन जो था, जो इसके बाद आया, किसके बाद आया था, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किसके बाद आया था ये, शायद कहाँ गया वो, लेटन के बाद जो है रिपन आया था। लेटन जो है 1876 से 1880 था। अब यहाँ पे जो है रिपन आ गया है। रिपन क्या करता है, रिपन जो था वो क्या करता है कि एक उदार और सक्षम शासक होता है और इसने जो है जातिगत विभाग को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद और कानूनी परिषद पीसी इल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अपराधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना था। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो है भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो है जो ये पीसी इल्बर्ट 1883 का अधिनियम था, इस अधिनियम के अनुसार से जो है उन्हें जो है ये अधिकार दिया गया, जिससे कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो थे वो इनके ऊपर जो है मुकदमा चला सकें। लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इससे अपमान माना। इस बात को जानते ही भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे उन्होंने सोचा कि ये जो है हमारे लिए ये हमारा अपमान किया गया है, और उनके कड़े विरोध के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। और उनका जब यह कड़ा विरोध हुआ तो यह विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों की आंखें खोल दी। हेनरी कार्टर ने लिखा, इस विधेयक के खिलाफ यूरोपीय आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता दी वह बिल पास होने पर भी नहीं हो सकती थी। यानी कि अगर यह बिल पास हो जाता कि सभी जो है विदेशी जो भी लोग हैं, यानी कि जो भी इंग्लैंड के लोग हैं, उनके ऊपर जो है भारतीय मजिस्ट्रेट मुकदमा चला सकते हैं, तब जो है भारतीयों को उतना ज़्यादा जो है अंदर खून नहीं खोलता, वो नॉर्मली सुन लेते हैं और ख़त्म हो जाता। लेकिन जब ये पता चला कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात का, कि भारतीय मजिस्ट्रेट जो है विदेशी जो भी है उनके खिलाफ जो है मुकदमा नहीं कर सकते, तब लोगों के अंदर जो है एक चेतना जगी और जो है सभी लोग एकजुट हो गए और सभी ने जो है सोचा कि अब जो है आंदोलन करना ही होगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वो विरोध करते थे और भारत के लोग कोई विरोध नहीं करते थे शुरुआत में। तो ये बिल पास ना हुआ और इसने जो है भारतीयों की आंख खोल दी और इसकी वजह से जो है आंदोलन चालू हुए। दूरसंचार और परिवहन के साधन जैसे कि अखबार और साहित्य थे, जिससे कि लोगों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जगाई गई, उसी प्रकार से दूरसंचार और परिवहन के साधन भी थे। हालांकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेल, सड़क, डाक और तार का विकास किया था, लेकिन इन माध्यमों से भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की खामियों से मिलने और उनकी समीक्षा करने का मौका मिला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेल, सड़क, तार और डाक का विकास किया था, लेकिन इन माध्यमों से जो है भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की खामियों से मिलने और उनकी समीक्षा करने का मौका मिला। यानी कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जो भी कमियां थीं और उनको जो है उन कमियों की समीक्षा करने का जो है मौका मिला कि क्या सच में जो है अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसी को पता करते करते जो है लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो है गलत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है उनके अंदर चेतना जगी। आगे चलिए देखते हैं ऐतिहासिक शोध। कहा जा रहा है कि यूरोप के कई विद्वान, उदाहरण के लिए सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विल्सन, मोनियर विलियम्स, किथ आदि ने संस्कृत की गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई लोग जो शोध करते थे, पढ़ाई करते थे, उन्होंने जो है संस्कृत भाषा को पढ़ा और संस्कृत भाषा को पढ़ने के बाद जो है कई जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता थी उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद जो है इसकी प्रशंसा की। इन शोधों ने भारतीयों के स्वाभिमान को जगाया। यानी कि ये सारे शोध जो थे जब सामने आए और लोगों ने पढ़ा कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, तो उनके अंदर जो है स्वाभिमान जगा और स्वाभिमान ने जो है कई सारे आंदोलनों को खड़ा किया। आगे देखते हैं राजनीतिक एकता। ग्रिफिथिक्स के अनुसार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों पर एक कुशल शक्तिशाली शासन का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में एकरूपता उत्पन्न हुई। जाति, भाषा, धर्म, सामाजिक स्थितियों, विशेषताओं से यद्यपि पृथकत्व जारी रहा, फिर भी एक शासन के अधीन राष्ट्रीय संघ ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधे रखा। राष्ट्रीय एकता जो थी, उस राजनीतिक जो एकता थी, उसके वजह से जो है लोग संगठित हुए और संगठित होने के बाद जो है उन लोगों ने जो है आंदोलन को अंजाम दिया और भारत जो है एकता के सूत्र में बांधा। आगे देखते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है उपयुक्त जो कारण है उनके कारण स्पष्ट हो गई कि यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वजह से हुई। ब्रिटिश सरकार की नीतियों तथा विभिन्न सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थीं उनके विभिन्न सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप जो है अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा कि कोई एक राष्ट्रीय संघ हो
जिससे कि जो है जिससे जो है अच्छे सारे जो काम है वो कराए जा सकें। इन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, यानी कि देखिए ये ए.ओ. ह्यूम कितना जो है अच्छा अधिकारी होता है अंग्रेज का, जिसने जो है अवकाश प्राप्त कर लिया है, यानी कि रिटायर हो गया होगा। वो क्या करता है कि उसके मस्तिष्क में एक इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होती है? 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम पर पत्र लिखकर अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन तथा ए.ओ. ह्यूम की विशेष इच्छा थी कि भारतीय बुद्धिजीवियों की एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए जो इंग्लैंड की भारतीय सरकार के विरोधी दल का कार्य करे। यानी कि इन्होंने जो है ए.ओ. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने जो है एक विशेष इच्छा जाहिर की, जिससे कि जो भारत में राजनीतिज्ञ हैं वो जो है सम्मेलन करें और सरकार को जो है सरकार की जो है त्रुटियां निकालें, कमियां निकालें और विरोधी दल का कार्य करें और सरकार के विरोधी दल की तरह रहें। वे चाहते थे कि भारत के राजनीतिज्ञ के प्रतिवर्ष सम्मेलन करें और सरकार के शासन त्रुटियों की जानकारी दें तथा सुधार के लिए सुझाव भी दिया करें। यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो ऐसी कोई संगठन चाहते थे, जैसे कि जो कांग्रेस है उसी तरीके से ये लोग संगठन चाहते थे। और वो संगठन किस लिए चाहते थे? क्योंकि यह जो है उनकी जो त्रुटियाँ हैं उनको जो है पहचान सके और जो है उनके लिए सुझाव दे सके। आगे देखते हैं ह्यूम के प्रयासों से दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका प्रथम अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध श्री वोमेश चंद्र कहा जा रहा है कि श्री वोमेश चंद्र ने की थी। इस सम्मेलन में भारतीयों के अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारी भी उपलब्ध थे। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ए.ओ. ह्यूम थे, यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम के पास चलते हैं। ए.ओ. ह्यूम थे और लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी संस्था हो जो सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की कमियों को निकाल सके। तो ऐसी संस्था के लिए उन्होंने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना करने के लिए सोचा और इसके लिए उन्होंने जो है बहुत से लोगों की मुलाकात की, उन्हें जागृत किया और जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो है स्थापना हुई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका प्रथम अधिवेशन, यानी कि ह्यूम के प्रयासों से, जो ह्यूम है ह्यूम के प्रयासों से जो है दिसंबर 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ। यानी कि इसका जो है 28 दिसंबर 1885 में गोकुलधाम में जो है इसका तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में जो है हुआ इसका प्रथम अधिवेशन। और इसे जो है इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई दिसंबर में। तो दिसंबर में ही जो है ये दोनों काम हुए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस सम्मेलन में भारतीयों के अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारी भी उपलब्ध थे। यानी कि ये जो सम्मेलन था वो काफ़ी बड़ा सम्मेलन था, जिसमें कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है ये इच्छा जाहिर की गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी कोई संस्था हो जो ये देखे कि भारत में क्या हो रहा है और अंग्रेजों के कमियों वगैरह को निकाले। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे वो कौन कौन से आंदोलन थे। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने उन आंदोलनों को भी देखा और उसके वजह से जो है उन आंदोलनों की वजह से जो चेतना जागृत होते हैं उन चेतनाओं के बारे में भी देखा। और चेतनाओं के बाद जो है जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कांग्रेस की स्थापना होती हैं। तो कांग्रेस की स्थापना जो है इसके बाद हो जाती है। यानी कि जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चालू हुआ पहले, उसके बाद लोगों के बीच चेतना जगी और चेतना होने के बाद जो है कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर, कि आखिर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से है और इसमें किस प्रकार से अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।